हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों आज हम मनोवैज्ञानिक की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक पढ़ने वाले हैं जो है जीन पियाजे का सिद्धांत। दोस्तों ये जीन पियाजे का सिद्धांत इतना इम्पोर्टेंट सिद्धांत है कि आप ये समझ लो कि एक या दो क्वेश्चन इस सिद्धांत से आते ही आते हैं। और एक बात और दोस्तों, यदि दोस्तों आप सभी मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत को कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी जो बाल विकास है वो 80% कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको सभी मनोवैज्ञानिकों को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो आपकी 80% जो बाल विकास है वो दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इसमें पेडालॉजी और बाल विकास सभी से संबंधित क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे जीन पियाजे ने क्या क्या दिया। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इन जीन पियाजे की बात की जाए तो दोस्तों जो जीन पियाजे हैं वो स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। दोस्तों कहाँ के निवासी हैं? स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। अब स्विट्जरलैंड आप याद कैसे रखोगे? तो दोस्तों आप देखो जीन पियाजे में आता क्या है? जा। अंतिम आता है क्या? जा। और स्विट्जरलैंड में भी एक हमें जा मिलता है, इसलिए आप स्विट्जरलैंड को जीन पियाजे से कनेक्ट करोगे, है ना। तो जीन पियाजे कहाँ के? स्विट्जरलैंड के हैं, है ना। अब इनके प्रयोग की बात की जाए तो इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? तो दोस्तों अपने बच्चों पर ही इन्होंने प्रयोग किया था। किसी कुत्ता को, किसी बिल्ली को इन्होंने नहीं लिया, अपने जो बच्चे थे उन्हीं बच्चों पर प्रयोग किया था। और दोस्तों अपने 2 पुत्री और 1 पुत्र पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। और दोस्तों चलो आगे हम बात करें तो अपने बच्चों पर प्रयोग किया। और कैसे प्रयोग किया? तो दोस्तों अपने बच्चों की जो उम्र है जैसे जैसे बढ़ती गई वैसा वैसा वो अनुभव करते गए, एक्सपीरियंस करते गए। मीन्स कहने का बात दोस्तों ये है कि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने अवस्थाओं का अध्ययन किया, विकास का अध्ययन किया, है ना। और यही जो विकास है, यही वो अवस्थाएं हैं, ये संज्ञानात्मक कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना कि इन्हें संज्ञानात्मक विकास, अब इनके सिद्धांत की बात कर रहे हैं अगर दोस्तों, तो इन्होंने सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसके उपनाम है ज्ञानात्मक विकास, विकासात्मक विकास, अवस्थाओं में परिवर्तन का सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत। ये दोस्तों इनके उपनाम हो जाते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। और जब बच्चों पर प्रयोग करेंगे तो क्या प्रयोग करेंगे? उनकी अवस्थाओं का प्रयोग करेंगे, उनके विकास का प्रयोग करेंगे। तो यही सब चीजें उन्होंने रखी। तो इनका सिद्धांत क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यही इसका उपनाम है। विकासात्मक विकास का सिद्धांत, अवस्थाओं में परिवर्तन का सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत। तो ध्यान रखना दोस्तों कि अगर कभी आ जाता है कि अवस्थाओं में परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, तो जीन पियाजे ने दिया। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो बच्चा है ना, बच्ची है, उसके जो विकास से संबंधित कोई अगर आदि बात आ जाती है तो आप आंख बंद करके डायरेक्ट लगा देना जीन पियाजे, है ना। तो जीन पियाजे कहाँ के हैं दोस्तों? स्विट्जरलैंड के। अपने 2 पुत्री और एक पुत्र पर प्रयोग किया। इन्होंने ये सिद्धांत दिए जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे हम देखते हैं दोस्तों इनने विकास की कुछ अवस्थाएं बताई हैं। दोस्तों इन्होंने क्या हुआ, जो विकास है, विकास होता है, उस विकास की कुछ अवस्थाएं बताई हैं। और दोस्तों इन्होंने जो विकास होता है उस विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। कितनी अवस्थाओं के बारे में? 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन यहीं से बनता है, यहीं से निकलता है। तो आपको बताता हूं कैसे क्वेश्चन निकलेगा। तो दोस्तों इनकी 4 अवस्थाएं हैं। पहली है संवेदी गामक अवस्था,
है ना, जो जन्म से या फिर 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है ना। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। तो आपको क्वेश्चन दोस्तों यहीं से निकल जाता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो समय है वो क्या है। तो आपको याद रखना है 2 से 7 वर्ष। 0 से 2 वर्ष संवेदी गामक अवस्था, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको दोस्तों हम पूर्व वैचारिक अवस्था बोलते हैं, क्योंकि इस अवस्था से इस अवस्था में बच्चों के दिमाग में विचार नहीं आते, कुछ नया सीखने की वो नहीं, मतलब क्षमताएं नहीं होती कि हमें कुछ नया सीखना है, कोई विचार इसमें नहीं आते। तो इसको पूर्व वैचारिक अवस्था भी हम कहते हैं। थर्ड है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको तो दोस्तों आप अपने दिमाग में ऐसे बिठा लेना कि आप कुछ मत पूछो, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन आपका मोस्टली निकलता है, कई बार क्वेश्चन इससे निकलता है कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसकी समय क्या है। तो दोस्तों इसका जो समय है वो है 7 से 11 वर्ष। अब नेक्स्ट है हमारी औपचारिक अवस्था। औपचारिक अवस्था या फिर हम दोस्तों कह सकते हैं कि दोस्तों ये जो है अमूर्त चिंतन की अवस्था है। ये मूर्त है और ये क्या है, अमूर्त है। तो ये औपचारिक अवस्था या अमूर्त चिंतन की अवस्था, जिसका समय होता है 11 से 15 वर्ष। दोस्तों बस आपको कुछ नहीं याद रखना है, स्टार्टिंग 2 और लास्ट 15। अब कैसे इनको 4 भागों में बांटना है, तो 0 से 2 संवेदी गामक अवस्था, 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से 15 औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। अब दोस्तों इन चारों अवस्थाओं को मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ कि किस अवस्था में जो बालक होता है, शिशु होता है, वो क्या करता है। चलो तो इसको हम समझते हैं दोस्तों। तो पहली हमारी है दोस्तों संवेदी गामक अवस्था। क्या, संवेदी गामक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं इंद्रिय जनित अवस्था। इंद्रिय, अब दोस्तों इंद्रिय क्या होती हैं तो आपको बता दे रहा हूं दोस्तों। आंख, है ना, आंख, कान, नाक, त्वचा। आंख, कान, नाक, त्वचा, ये दोस्तों इंद्रिय हैं। ये दोस्तों इंद्रिय हैं हमारे जो शरीर में है ना। या फिर दोस्तों ये 4 जो इंद्रियां हैं वो सभी के पास होती हैं, ये इंद्रिय है ना। तो क्या है इंद्रिय संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था, इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जो बच्चा है, जो शिशु होता है, वो इस अवस्था में इन इंद्रियों के द्वारा ही जो कुछ सीखता है वो इन इंद्रियों के द्वारा ही सीखता है। इनसे बाहर जो शिशु होता है वो कुछ नहीं सीखता, इसलिए इस अवस्था को हम बोलते हैं इंद्रिय जनित अवस्था। समय की बात करें दोस्तों तो इसका जो समय है वो होता है जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष। अब इस अवस्था में बच्चा क्या करता है उसको समझो। इस अवस्था में क्या होता है, जो शिशु होता है अपनी संवेदना मतलब आँख, कान, नाक, त्वचा, आँख, कान, नाक, त्वचा, अपनी संवेदना और शारीरिक क्रियाओं। अब शारीरिक क्रियाओं जैसे किसी वस्तु को पकड़कर, किसी वस्तु को छूकर, है ना, किसी वस्तु को मतलब स्पर्श करके, है ना, किसी वस्तु को स्पर्श करके, मतलब किसी शारीरिक क्रिया द्वारा। समझ में आपको आ रहा है। अपनी संवेदना मतलब आँख, कान, नाक, त्वचा, मतलब सूंघकर, देखकर, है ना, इस मतलब उसका आवाज लेकर, उसको स्पर्श कर इन चीजों द्वारा, ठीक है। और किसी शारीरिक अवस्था मतलब किसी चीज को पकड़कर, है ना, लिखकर, है ना, तो इन चीजों द्वारा। तो किसको शिशु अपनी संवेदना शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है इस अवस्था में, है ना। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके ज्ञान ग्रहण करता है। ये चीज आपको आ गई है। तो आप इन चीज को याद रखना कि किस अवस्था में जो शिशु होता है देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, है ना, ज्ञान ग्रहण करता है। तो आपका आंसर डायरेक्ट रहेगा संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था। नेक्स्ट है दोस्तों इसका पॉइंट, इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैर चलाता है। यहाँ पर पूरा नहीं लिख पाया दोस्तों। इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैर चलाता है, बोलना सीख जाता है। इस अवस्था में जो शिशु होता है वो हाथ पैर चलाना, बोलना ये सीख जाता है।
इस अवस्था में प्रकाश के प्रति दोस्तों जो आकर्षण होता है वो सबसे अधिक होता है। तो आपका ये क्वेश्चन भी निकला हुआ क्वेश्चन है कि प्रकाश के प्रति आकर्षण सर्वाधिक किस अवस्था में होता है, तो आपका आंसर रहेगा संवेदीगामक अवस्था। तो दोस्तों इनको भूलना नहीं है, आपको एक एक चीज आपके दिमाग में बिठा कर रख लेना है कि किसमें क्या होता है, इन्हीं से क्वेश्चन निकलता है। अगला हम देखते हैं दोस्तों, आगे हम पहुंचते हैं और दूसरी हमारी जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका दोस्तों समय है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष, तो आप खुद सोचिए 2 से 7 वर्ष में बच्चा क्या करता है। तो दोस्तों जैसे ही बच्चा 2 से 2 वर्ष को क्रॉस करता है तो अपने जो पड़ोसी बच्चे होते हैं उन पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है, कूदता है, उनसे खिलौने लेता है, खिलौनों के माध्यम से सीखता है, दूसरों के संपर्क के माध्यम से सीखता है। तो इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के संपर्क में आता है और शिशु दूसरे के संपर्क से, खिलौनों से, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो एक बात याद रखना कि अनुकरण के माध्यम से बच्चा किस अवस्था में सीखता है, तो 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में शिशु अक्षर लिखना, गिनती लिखना, रंगों को पहचानना, चित्र बनाना आदि सीख लेता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस अवस्था में बच्चा अक्षर लिखता है, गिनती सीखता है, गिनती गिनता है कि 1 2 3 4, है ना, रंगों की पहचान करता है कि ये रंग है, ये इस वाला रंग है, ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये इस टाइप का। ठीक है, चित्र बनाता है, मतलब दोस्तों लेकिन ध्यान रखना इसमें जो चित्र बनाता है वो सही चित्र नहीं बना पाता, कुछ आड़क टेढ़े इस टाइप के कोई चित्र बनाता है, लेकिन ये सही चित्र इसमें नहीं बनाता। ठीक है, सही चित्र बनाना नहीं सीख पाता। इस अवस्था में बच्चों में सजीवता के गुण मिलते हैं। अब सजीवता क्या होती है दोस्तों, आपने कुछ देखा होगा कि आपके घर में कोई बच्चा होगा तो वो कहता है कि ये गुड्डा मेरा है, ये गुड़िया मेरी है ना, उसको पास में सुलाता है ना, बोलता है कि मैं इसको खाना खिलाऊंगा, है ना, ये बच्चे बोलता है कि मम्मी इसकी शादी में मेरे साथ करूंगा, ये सब चीजें। तो इसमें दोस्तों क्या है, सजीवता मिल रही है, बच्चे बिल्कुल अपनत्व की भावना को रख रहा है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों इसमें सजीवता के गुण मिलती है, लेकिन इस बात को और याद रखना कि इसमें दोस्तों जो अनुपात है वो सही अनुपात बच्चा नहीं कर पाता। जैसे यहाँ पर मैंने 250 ग्राम दोस्तों रुई रख दी, है ना, और 1 किलो मैंने लोहे का टुकड़ा रख दिया, तो यहाँ पर जो बच्चा है वो बोलेगा कि रुई ज़्यादा है, लेकिन रुई तो 250 ग्राम है और लोहे का टुकड़ा है वो 1 केजी का है। अब ये छोटा है और जो रुई है वो फैली फैली होती है तो उसको ज़्यादा दिखती है, तो ये बोलता है कि रुई ज़्यादा है। तो दोस्तों इसमें वो सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसको याद रखना दोस्तों। आगे हम पहुँचते हैं और जो हमारी थर्ड अवस्था है जो है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम दोस्तों वैचारिक या चिंतन की तैयारी का काल भी बोलते हैं, क्योंकि इस अवस्था में जो बच्चा है, शिशु है, वो चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो ध्यान रखना इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन दोस्तों उसका जो चिंतन होता है वो मूर्त रूप से रहता है। कैसा? मूर्त। अब मूर्त मतलब, मूर्त का मतलब दोस्तों है कि चीजों को देखकर वो चिंतन करता है, केवल चीजों को देखकर वो चिंतन करता है, बिना देखे किसी चीज का चिंतन नहीं करता। अगर उसके सामने कोई चीज नहीं है तो उसका चिंतन नहीं करेगा, सिर्फ चीजों को देखकर चिंतन करना ही मूर्त चिंतन कहलाता है। ध्यान रखना, है ना, इसका जो चिंतन होता है वो कैसा होता है? मूर्त मतलब प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब चीजों को देखकर चिंतन करना, है ना। यदि किसी चीज को देखकर चिंतन करना तो उसको मूर्त बोलते हैं, है ना। मूर्त मतलब देखकर, है ना। ठीक है, वस्तुओं तक ही सीमित रहता है, मतलब प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। ठीक है, चलो। बालक अंतर करना, तुलना करना, है ना, दिन तारीख आदि बताने लगता है। मतलब इस अवस्था में बालक अंतर करना सीख जाता है, तुलना करना सीख जाता है ना, दिन तारीख आदि का अध्ययन करना वो सीख जाता है। और एक बात और दोस्तों, इसमें दोस्तों जो अनुपात है वो अनुपात का जो अंतर है वो सही अनुपात का अंतर करना सीख जाता है इसमें। ठीक है, आरोही अवरोही क्रम का अनुसरण करने लगता है, मतलब आरोही अवरोही क्रम में चीज़ों को जमाने लगता है कि ये छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। इन चीज़ों को वो इस अवस्था में समझ जाता है ना। तो इन चीज़ों को याद रखना कि अंतर करना, तुलना करना, दिन तारीख आदि बताने के योग्य हो जाता है। ठीक है, तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन निकलता है कि प्रत्यक्ष वस्तुओं का
चिंतन जो बच्चा है वो किस अवस्था में करने लगता है, तो आपका आंसर रहेगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसका वर्ष हमेशा याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये तो आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं, और जो हमारी लास्ट अवस्था है जो है हमारी औपचारिक अवस्था या अमूर्त अवस्था या तार्किक अवस्था। तो दोस्तों सबसे पहले अमूर्त का मतलब बताता हूँ। अमूर्त मतलब दोस्तों, आप जैसे कहीं दूर बैठे हो, जैसे इंजीनियर, अब इंजीनियर घर का नक्शा करता तैयार करता है, तो उसने घर जो बनाया है, उस बनाया घर को थोड़ी ना देखा है। वो क्या करता है, उसको सोचता है कि यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, मतलब सिर्फ कल्पनाओं को कर कर चिंतन करना अमूर्त चिंतन कहलाता है, और किसी वस्तु को देखकर चिंतन करना मूर्त चिंतन कहलाता है। तो आदर्श से मतलब बिना देखे चिंतन करना अमूर्त चिंतन कहलाता है। तो दोस्तों इस अवस्था का जो समय होता है वो 11 से 15 वर्ष का समय होता है ना। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है। इसमें अमूर्त चिंतन की अवस्था इसलिए इसको कहा जाता है। इस अवस्था में चिंतन, कल्पना, स्मरण, निरीक्षण, समस्या समाधान करना आदि मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। इसमें बच्चे के दिमाग में चिंतन बढ़ जाता है, उसकी दिमाग में कल्पनाएं बढ़ जाती हैं, स्मरण शक्ति है वो बढ़ जाती है, निरीक्षण करने की क्षमता बढ़ जाती है कि क्या सही है क्या गलत है, समस्या को समाधान करने की क्षमता भी उसमें विकसित हो जाती है। मतलब सीधी सी बात हम कहें तो कार्य कारण में संबंध स्थापित करता है। मतलब कार्य का कारण क्या है, उसका संबंध क्या है, इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये चीजें बच्चा इसमें समझने लगता है। तो दोस्तों इन जो क्वेश्चन है इनसे इसी प्रकार से निकलते हैं कि किस अवस्था में बच्चे के दिमाग में कल्पना शक्ति का विकास अधिकतम होता है, निरीक्षण शक्ति का विकास अधिकतम होता है, इसका समय क्या है, इन सब चीज़ों से दोस्तों क्वेश्चन निकलता है। तो आई होप दोस्तों कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। तो आई होप दोस्तों कि अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल गणेशाय वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। दोस्तों फिर हम अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।